हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, जाएंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको डेली इस करंट अफेयर की क्लास जो डेली होती है उसका पीडीएफ डेली अपलोड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास में डेली 10 से 12-15 लगभग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हर सवाल हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आने वाली क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाए, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल आज हम इस क्लास को पिछली की तरीके से ही करेंगे और बाकी आने वाली क्लास में हम यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट भी करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास। चलिए, पहला सवाल स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है कि देखो, हाल फिलहाल में युवा लेखकों को, यानी कि जो युवा लेखक हैं, इनको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा 3.0 प्रधानमंत्री पीएम युवा 3.0 एक योजना है। इस योजना को किसने शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना किसने स्टार्ट की है? अगर इसमें प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना की बात करूं तो 3.0 या 3.0 3.0 जो योजना है, पहली बात तो ये युवा लेखकों के लिए है। ये इस योजना का संबंध अगर वो आपसे पूछे तो भाई ये है जो युवा लेखक हैं, इन युवा लेखक के लिए है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसको शुरू करने वाला शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। सहकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है। या फिर यहाँ पे अगर बात करी जाए, गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। या रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें, तो चलिए देखते हैं। देखो, अगर इस युवा लेखा प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना जो है, इस योजना को शुरू जो किया गया है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू करा है, यानी कि इस योजना को शुरू करा है शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। तो इस योजना को युवा लेखक के द्वारा शुरू किया गया है और इसको जो है शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब शिक्षा मंत्रालय की बात करूँ तो इसके जो हमारे मंत्री हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री जो हो जाएंगे हमारे, शिक्षा मंत्री कौन है? ये मंत्रालय संभाल कौन रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इसके मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अब क्यों करा गया है? इस योजना को इसलिए शुरू किया गया है कि जो युवा लेखक हैं उनका प्रशिक्षण और भी अच्छा हो। यानी कि इसका भाई अगर बात करें कि इस योजना को शुरू क्यों करा गया है, क्या रीज़न रहा इसको शुरू करने का, तो जो युवा लेखक हैं इनका प्रशिक्षण और अच्छा करने के लिए, इनका जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण को और अच्छा करने के लिए, इस प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेखन और इनकी लेखन शैली को बहुत अच्छा करने के लिए इसमें करा गया है। अब इसमें कौन युवा आने वाले हैं? तो अगर मैं इन युवाओं की बात करूं कि ये जो युवा होंगे कितनी एज तक के होंगे, तो इस युवा लेखन शैली में जो 30 वर्ष है, इस 30 वर्ष से कम के जो युवा हैं, यानी कि 30 वर्ष से कम उम्र के युवा, इसमें इससे कम उम्र के युवा शामिल करे जाएंगे इस योजना में, ठीक है। ये पढ़ें। और इसको, इस योजना को स्टार्ट क्यों करा है? देखो, प्रशिक्षण बढ़ाना मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का सीधा सा ये कहना है कि जो लोग इधर उधर सोशल मीडिया पर हैं या लोग जो और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं, तो सबसे पहली बात तो लोग ये जो हैं युवा पढ़ें। दूसरी बात, लिखें भी, साथ में इनका काम लिखना भी होना चाहिए, लिखना होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए और बुक पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बुक पढ़ें। जैसे आप भी क्या हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन चीज़ें पढ़ते हो, वो कुछ टाइम बाद आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो दिमाग में थोड़े कम टाइम तक रहती हैं, इसलिए, है ना। चलिए, अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे तो इसका कार्यान्वयन कौन करने वाला है? इस योजना का जो कार्यान्वयन करने वाला है, कार्यान्वयन की बात करें तो इसका कार्यान्वयन जो करेगा वो करेगा यहाँ पे एनबीटी। कौन करेगा? एनबीटी जो है ये करने वाला है, जिसको बोलते हैं नेशनल बुक टेस्ट। कौन है? इसको बोलते हैं नेशनल बुक टेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है, बुक टेस्ट।
देखो थोड़ा सा मैं पेन टैब से लिखती हूँ, इसीलिए मेरे लिखने में थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें बोल अच्छे से देती हूँ। तो जब अगर आप ये सवाल लिखते हो, अगर आप करंट अफेयर डेली नोट डाउन करते हो, तो आप सवालों को अच्छे से लिख लिया करो, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, इस प्रकार की युवा 3.0 योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2 है, हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में, एक होती है सॉलिड अवस्था, एक होती है उससे भी ज़्यादा कठोर सॉलिड अवस्था, सुपर सॉलिड अवस्था। तो जो प्रकाश है, यानी कि इस प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है ना। हु हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली, कह रहा है, कन्वर्टेड लाइट इनटू ए सुपर सॉलिड स्टेट। तो भाई अगर प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित करा है, इटली ने करा है ऐसा कारनामा, जर्मनी ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने। अगर बात करी जाए, देखो एक तो प्रकाश की, अगर मैं किसी भी धातु की बात करूं, तो जो भी हमारे पास में कोई भी चीज़ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं, कोई भी हमारे पास में कोई चीज़ है, तो कोई वस्तु है, अगर बात करी जाए कोई भी वस्तु है, इस वस्तु की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, ठीक है, एक होती है हमारे पास में अवस्था उसकी द्रव, और एक अवस्था होती है गैस, ठीक है। और चौथी एक अवस्था भी होती है जिसको आप उसमें, या मैं कहूँ कि जैसे चौथी अवस्था, खैर आप ध्यान में नहीं रखें, 3 अवस्था होती हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ना पढ़ूँ, एक तो गैस है, एक द्रव है। गैस में आप जैसे देखते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। द्रव में क्या है कि जो भी आपको लिक्विड फॉर्म दिखती है वो सीधी आपकी तरफ। ठोस क्या है, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि जो भी हार्ड चीज़ें हैं वो ठोस हैं, जैसे लकड़ी का या प्लास्टिक की कोई चीज़ें हैं, लकड़ी के गट्टे हैं, है ना, सब वो तो खैर आपको पता ही है। तो एक ठोस है, और इस ठोस में भी और ज़्यादा, एक तो ठोस है, इस ठोस को भी और ज़्यादा कहें तो उसको कहें कि ठोस, एक ठोस में, और इसको सुपर फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड बनाना है। एक फ्लूइड होता है कि जो थोड़ा सा लिक्विड भी होता है और ठोस भी होता है, तो इसको और ठोस को भी सुपर फ्लूइड बनाना है। कैसा बनाना है, इसको भी सुपर फ्लूइड बनाना है, ठीक है, सुपर फ्लूइड बनाना है। तो इस सुपर फ्लूइड की बात करें, है ना, इस सुपर फ्लूइड अवस्था में चेंज करा है, और ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, तो यहाँ पे जो इसको जो है सुपर सॉलिड में इस्तेमाल करा है, जो सुपर फ्लूइड बनाया है, या जो सुपर सॉलिड अवस्था है, इस सुपर सॉलिड अवस्था में जो इसको बदला है, तो इसमें देखो काम क्या करा है कि देखो सबसे पहले एक ठोस अवस्था तो है इनके पास, साथ में ठोस अवस्था के साथ साथ में इन्होंने जो है यहाँ पे, ये कैसी होने वाली है, ये घर्षण रहित होने वाली है, ठीक है, ये होगी आपकी घर्षण रहित अवस्था होगी। और इस अवस्था को ही इन्होंने कहा है कि हम सुपर सॉलिड अवस्था बनाएंगे, और ये अवस्था किसकी होगी, ये अवस्था होने वाली है प्रकाश की, ठीक है। वैसे भी अगर प्रकाश की बात करूँ तो आप देखोगे कि प्रकाश जो है ज़्यादा ठोस अवस्था में तो चलता नहीं है ना, उसको कैसी अवस्था की ज़रूरत है, उसको आप गैस में भी एक बार देख सकते हो। बाकी निर्वात में तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा तेज होती है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे सुपरफ्लूइड अवस्था में चलेगा। और अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो ये कारनामा ऐसा करने का काम किसने करा है, ये करा है इटली ने। किसने करा है, ये इस प्रकार का कारनामा करा है इटली के साइंटिस्ट ने। तो भाई इटली है हमारे ऑप्शन ए में, इटली ने करा है प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में सफलतापूर्वक सक्सेसफुली परिवर्तित कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से अगर बात करें तो चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। अगला सवाल है आतंकवाद विरोधी मुद्दे। आतंकवाद के खिलाफ में जो मुद्दे हैं इन पर ADMM+, ठीक है, ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वें नंबर की बैठक हुई है। और ये बैठक कहाँ हुई है, वो कह रहा है वेयर विल द 14 मीटिंग ऑफ द ADMM+ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन, कह रहा है यहाँ पे कंटर या टूरिज्म, यहाँ पे वो कह रहा है यहाँ पे कि जो टूरिज्म है, आतंकवाद है, इसके लिए जो एसोस बिगिन है, या मैं कहूँ कि इन मुद्दों पर, इन विरोध के लिए एक बैठक हुई है। ये नई दिल्ली में हुई है, या फिर ये नोमपेन में हुई है, या फिर बाली में, या फिर कुआलालंपुर में। देखो एक बैठक हुई है, एक विशेषज्ञों का समूह बैठा है आतंकवाद के विरोधी, ये है ADMM+, ठीक है।
ADMM+ की बात करी जाए तो ADMM+, ये इसमें ना कुछ मैं कहूँ कि बहुत ही इस एक्सपर्ट बैठे हैं, और वो कैसे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो आतंकवादी विरोधी मुद्दों पर बात करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस पर जो है ये बैठक है और इस पे बातचीत करी जा रही है। तो ये भाई बात जो करी जा रही है, जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद के विरोध में बात करी जा रही है। आतंकवाद के विरोध को लेकर के, इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे बातचीत करी जा रही है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है कि ये जो बातचीत करी जा रही है, ये करी कहाँ पे जा रही है, ये जो बैठक करी गई है, अगर मैं इस बैठक की बात करूँ तो ये बैठक कहाँ पर हुई है। ये जो बैठक हुई है, ये इसको जो होस्ट करा है, इस बैठक को जो होस्ट किया जा रहा है, ये हो रहा है दिल्ली में। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। इसको यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसको होस्ट किया जा रहा है। तो जो भारत है, ये हमारा देश भारत इस बैठक को पहली बार करा रहा है। तो भारत भी ऐसा पहला, यानी कि भारत ये प्रथम, भारत में जो है ये बैठक, यानी कि प्रथम बार ये बैठक हो रही है भारत में, ठीक है। ये बैठक पहली बार भारत के अंदर की जा रही है, ठीक है। तो भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार कर रहा है, नई दिल्ली में कर रहा है। और अगर मैं इस बैठक के क्रम की बात करूं तो इस बैठक का क्रम कौन सा हो गया? 40 नंबर की, ये जो है 40 नंबर के क्रम की ये बैठक हो जाएगी। अच्छा, ये तो भारत तो इसका अध्यक्ष है ना। अगर बात करूँ इंडिया, तो इंडिया तो है इसका अध्यक्ष, इस बार इंडिया कर रहा है इसकी अध्यक्षता, ठीक है। अच्छा, फिर इसका सह अध्यक्ष भी है क्या कोई? हाँ, अगर भारत इसका अध्यक्ष है तो अगर बात करें कि इसका सह अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे सह अध्यक्ष की बात करी जाए कि इस बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो सह अध्यक्ष है इसका मलेशिया। कौन है? अगर यहाँ पे कोहोस्ट पूछा जाए तो कोहोस्ट कौन है? ये हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। मलेशिया जो है इसका, मलेशिया कोहोस्ट होने वाला है। तो भाई ये बैठक कहाँ पर की जा रही है? ये नई दिल्ली में शुरू होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बैठक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2025 इसका खिताब किसने जीता है? तो वो कह रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली वोन द वुमेन्स जो प्रीमियम लीग है 2025 टाइटल, किसने जीता है? ये दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है, गुजरात जो आपका जॉइंट्स है इसने जीता है, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। तो ये वाला खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अगर यहाँ पे देखो बात हो रही है महिला प्रीमियर लीग की, है ना। तो महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब है। सबसे पहली बात तो ये जो महिला प्रीमियम लीग का जो यहाँ पे वुमेन प्रीमियम लीग जो 2025 का जो टाइटल है, अगर इस टाइटल के क्रम की बात करी जाए तो ये कौन सा संस्करण होगा, ये कौन सा क्रम होगा? तो भाई ये एडिशन इनका 3rd एडिशन है। अगर बात करें कि जी ये जो संस्करण है इसका, ये 3रा संस्करण है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो इनका जो फाइनल मुकाबला हुआ है, अगर मैं बात करूं कि इनका फाइनल मुकाबला जो हुआ है वो 2 टीमों के बीच हुआ है। फाइनल मुकाबला, एक तो देखो एक टीम जो है इनके बीच में, एक तो है देखो मुंबई टीम, ठीक है। एक है यहाँ पे मुंबई की बात करूँ, ये है मुंबई टीम है, ठीक है। और दूसरी है मुंबई के साथ में दूसरी है दिल्ली की टीम, ठीक है, दिल्ली। अब जो जीती है, अगर बात करें विजेता, तो यहाँ पे जो जीती है वो जीती है आपकी मुंबई, ठीक है। और जो उप विजेता रही है वो रही है दिल्ली, ये उप विजेता रही है। अब सवाल ये भी बनेगा कि जो मुंबई टीम जीती है इसकी कप्तान कौन थी? अगर यहाँ पे बात करें कि इसकी जो कप्तान थी मुंबई टीम की, तो इसकी कप्तान जो थी ये थी हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, सॉरी हरमनप्रीत कौर, इसकी कप्तान थी। हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान रही हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हरमनप्रीत कौर इसकी पहली बार कप्तान रही? अरे नहीं, ये दूसरी बार कप्तानी कर रही हैं। देखो दूसरी बार कर रही हैं, इससे पहले ये तो 2025 में करा है, तो इन्होंने इससे पहले 2023 में कप्तानी करी है और 2025 में कप्तानी करी है। तो भाई ये 2 बार इसकी कप्तान रह चुकी हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मुंबई इंडियंस इस बार जीती है, जिसकी कप्तानी कौन कर रही थी? हरमनप्रीत कौर कर रही थी, ठीक है। और ये हमारा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025-2025 टाइटल रहा था, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं अगले सवाल में। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार का ये हमारा टाइटल था। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। अगला सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में होला मोहल्ला की बात करें, एक होला मोहल्ला फेस्टिवल है, महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। वो कह रहा है कि वेयर वाज द होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। पंजाब में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया है, बिहार में या उत्तराखंड में, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फेस्टिवल है हमारा होला मोहल्ला। अगर बात करी जाए एक फेस्टिवल है यहाँ पे होला मोहल्ला की, ठीक है। ये जो है ये एक फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये फेस्टिवल जो होस्ट किया जाता है या ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ना, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको पंजाब में, कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है पंजाब में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर पंजाब में इसको जो है फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, होता कैसा है ये होला जो है, देखो एक वर्ड है यहाँ पे होला, इसको देखो होला का मतलब होता है हल्ला, ठीक है, ये है हल्ला। और जो मोहल्ला है इसकी बात करें, एक वर्ड है मोहल्ला, इसका मतलब क्या होता है, इसमें होती है सैन्य परेड, ठीक है। ये है एक प्रकार की सैन्य परेड। तो मतलब सैन्य परेड का मतलब क्या है कि इसमें कोई हमारी भारतीय सेना या भारतीय शक्ति शामिल होती, अरे नहीं, पंजाब में इसको होस्ट किया जाता है और हल्ला और सेना परेड इसमें होती है। सेना परेड में भी अगर बात करें तो इसमें सैन्य अभियान निकाले जाते हैं। इस फेस्टिवल की बात करें तो इस सेना परेड में भी क्या होता है, इसमें ना सैन्य अभियान निकाले जाते हैं। और इन सैन्य अभियान की बात करें, इसमें जो कैंडिडेट होते हैं, इसके कैंडिडेट 3 कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसमें नीले कलर आपको मिलेगा, नीला रंग, साथ में पीला रंग और साथ में केसरिया रंग। तो ये 3 केसरिया की बात करें, केसरिया रंग, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ई की मात्रा यहाँ से हटा देंगे। इस प्रकार का ये हमारा होला मोहल्ला फेस्टिवल होता है। और ये श्री आनंदपुर साहिब जो हैं, यहाँ पे जो है इस श्री आनंदपुर साहिब जो हैं, इनका जो है खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि श्री आनंदपुर साहिब जो हैं, अगर देखें श्री आनंदपुर की बात करें तो श्री आनंदपुर साहिब खालसा पंथ जो है, यहाँ पे इस खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, ठीक है। इनके खालसा पंथ के जो जन्म हैं, इनके जन्म के बारे में यहाँ पे जो है इनकी, इसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। और इनका जन्म 1699 में हुआ था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1699 में इनका जन्म होता है, ठीक है। चलो, जो गुरु गोविंद थे आप देखेंगे, जो इनके 10वें गुरु थे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का है ये होला मोहल्ला फेस्टिवल, जिसको आप देखेंगे पंजाब में सेलिब्रेट किया गया है। अगला सवाल नंबर है 6। सवाल क्या है कि हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह, देखो पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, और इनका नाम है बलवीर सिंह, ठीक है। इन्होंने सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन द मैन कैटेगरी। तो इसमें भाई बताएंगे किसको, यहाँ पे आरपी श्रीजेश हो जाएंगे, हार्दिक सिंह हैं, या फिर अमित रोहिदास हो जाएंगे, या हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। अगर बात करी जाए यहाँ पे हॉकी इंडियन की, ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड का संबंध है हॉकी इंडिया, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हॉकी इंडियन की, ठीक है। जो हॉकी इंडियन है या हॉकी इंडिया है, अगर इसकी बात करें तो ये अवार्ड है। ये अवार्ड जो दिया जाता है, आप देखेंगे ये मेजर ध्यानचंद, एक तो लाइफ टाइम अवार्ड होता है, एक तो होता है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, एक मेजर ध्यान। तो जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है, जो 1975 में जो है हॉकी टीम के जो मैं कहूँ कि विजेता रहे थे, उनके याद में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए बलवीर सिंह जो है सीनियर पुरस्कार दिया गया है इनके लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये जो है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार की बात करूँ तो ये हो जाएगा बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ठीक है।
अब देखो ये जो बलवीर सिंह, इनका भी संबंध कैसे, जैसे मैंने कहा कि एक हॉकी के जादूगर थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, है ना, जिन्होंने 1975 में हॉकी टीम में जो है विजेता रहे थे। तो ऐसे ही हैं एक बलवीर सिंह, और ये हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर, इन्हीं की याद में ये सीनियर पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जो दिया गया है, देखो अब ये जो ना जो बेस्ट प्लेयर होते हैं हॉकी के, उन्हें दिया जाता है। अब ये पुरस्कार जो दिया गया है, देखो मेल और फीमेल में दिया गया है। अगर बात करें कि मेल में किसे मिला है और फीमेल में, सबसे पहले अगर बात करूं कि भाई जो मेल है, मेल में किसे मिला है, तो जो मेल में मिला है वो मिला है हरमनप्रीत सिंह को। किसको मिला है मेल में, तो मिला है ये हरमनप्रीत सिंह की बात करूं तो हरमनप्रीत सिंह को ये मेल में मिला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें यहाँ पे, दूसरा है कि फीमेल में किसे मिला है, अगर फीमेल की बात करें तो ये सविता पूनिया को मिला है। किसको मिला है, ये मिला है सविता पूनिया को फीमेल में मिला है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि यहाँ पे देखो मेल कैटेगरी की बात कर रहा है कि यहाँ पे मेंस कैटेगरी में, है ना, मेंस में या मेल कैटेगरी में, तो मिला है हरमनप्रीत सिंह को। और फीमेल कैटेगरी में बात करता तो सविता पूनिया का हम नाम रखते, ठीक है। यहाँ पर आप इस अवार्ड की कुछ बात भी कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, चलिए सवाल नंबर 7। देखो सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है। उत्तराखंड का एक अवार्ड है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मर अवार्ड है 2025 का। देखो वो कह रहा है हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द यूके's डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। इसके लिए जो चुना गया है, आरबीआई को चुना गया है, नीति आयोग को चुना गया है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय को, या फिर एसबीआई को। तो अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 की बात करी जाए तो ये जो अवार्ड है ये एक पहल चली थी, आपको पता है सारथी पहल, है ना। तो ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड को आप ऐसे मानो कि ये अवार्ड सारथी पहल के जैसे दिया जा रहा है ना। इस अवार्ड का जो संबंध होगा कुछ कुछ सारथी पहल से संबंध होगा, ठीक है। अब देखो सारथी पहल चलाई किसने थी, तो आप सबको पता होगा आरबीआई के में, है ना। तो ये अगर बात करें कि इसका संबंध सारथी पहल से, तो ये पहल चलाने वाला कौन था, आरबीआई था, है ना। और दे कौन रहा है इसे, उत्तराखंड दे रहा है इस अवार्ड को। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि जो सारथी पहल थी, या मैं कहूँ कि इस तरीके से जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनमें जिस प्रकार से ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं, है ना, सारथी पहल में तीव्रता लाई है इसमें। तो इस प्रकार से ही डिजिटल या डिजिटलीकरण को और बढ़ावा देने के लिए, है ना, जो काम किया है वो करा है आरबीआई ने, और ये अवार्ड मिला है आरबीआई को। उत्तराखंड ने इस अवार्ड को दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर बात करें देखो आरबीआई की, तो अगर मैं आरबीआई की बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले बात है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की जो स्थापना है ये कब होती है, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल को। कब होती है, 1 अप्रैल की बात करें, 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसमें एक एक्ट था, इसके लिए जो एक्ट बना था इसकी स्थापना के लिए, वो एक्ट है 1934 का, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। क्या डायरेक्ट हो गई थी, नहीं, इसके लिए ना एक कमेटी बनाई गई थी और उसने सिफारिश दी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर इसको स्थापित किया गया था। तो अगर बात करें तो इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो समिति कौन सी थी, यंग हिल्टन आयोग बनाया गया था, ठीक है। यंग हिल्टन आयोग की बात करें, ये आयोग, ये एक समिति बनाई गई थी, इसने इस आयोग ने रेकमेंड किया था। इसी को ही हम यहाँ पे यंग हिल्टन कमीशन कह सकते हैं, यंग हिल्टन आयोग कह सकते हैं, या फिर इसको शाही आयोग भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस शाही आयोग की सिफारिश पर हमने आरबीआई की स्थापना करी थी, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, अगर बात करें आरबीआई का, तो इसका हेडक्वार्टर शुरुआती दौर में कहाँ पर था, तो कोलकाता में था, ठीक है। शुरुआती दौर में कोलकाता में था। और बात करें 1937 में बन गया इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। चलो, और अगर आज की बात करें तो अब इसके वर्तमान में जो 26 नंबर के जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, 26 नंबर के हेड हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा की बात करूं, ये संजय मल्होत्रा इसके 26 नंबर के हेड हो जाएंगे। अच्छा, इसके जो पहले हेड बने थे, फर्स्ट हेड, वो कौन बने थे, अगर पहले हेड की बात करें तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इस टाइम पे ना ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे, स्मिथ, है ना,
हेड बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में किसका राज चल रहा था, अंग्रेजों का, है ना। और हमने अगर कोई कमेटी बनाते थे तो ज़्यादातर अंग्रेजों के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाते थे, जो भी सभाएं बनवाते थे, ताकि उस सभा का विघटन आसानी से ना हो सके। अच्छा, अगर इसके फर्स्ट, अगर इंडियन की बात करें कि फर्स्ट अध्यक्ष इसके जो इंडियन थे, भारतीय थे, तो ये भारतीय की बात करूँ तो कौन थे, सी.डी. देशमुख। ठीक है, सी.डी. देशमुख थे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं और आप सोचते हो कि हाँ ये तो हमने स्टैटिक जीके में पढ़ ली है, लेकिन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करा करो। ठीक है, चलो तो इस यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इसको जो है आरबीआई को जो है यहाँ पे इस अवार्ड के लिए, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए बाय कंट्रोल बैंकिंग एंड लंदन यूके, यहाँ पे इसको स्थापित करा है। ठीक है, चलो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कहाँ पे दिया गया। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा यहाँ पे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि हैं एक, और ये प्रसिद्ध कवि थे और इनको पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म विभूषण के भी विजेता रहे हैं। रमाकांत इनका नाम है, रमाकांत रथ। अब इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, तो ये किससे संबंध रखते हैं। क्वेश्चन है कि रिसेंटली डिसाइडेड, यहाँ पे फेमस पोइट हैं एक, एंड क्या है यहाँ पे पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्म विभूषण विनर हैं। रमाकांत रथ की बात करें तो इज अ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हो जाएंगे। ये मराठी भाषा के कवि रहे हैं, मराठी के, ओडिशा के, बंगाली के, या फिर यहाँ पे प्राकृतिक है। अगर बात करी जाए, देखो यहाँ पे जो रमाकांत हैं, अगर रमाकांत की बात करें तो ये जो कवि रहे हैं ये रहे हैं ओडिशा के। कहाँ के, ये ओडिशा के कवि रहे हैं, पहली बात। और हाल फिलहाल में रमाकांत जी का हो गया है निधन। ठीक है, चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनका निधन हो गया है। दूसरी बात, इनको देखो पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला है इनको, पद्म विभूषण मिला था 2006 में। ठीक है, अच्छा 2006 में इनको अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ ना आपको बताऊं, साहित्य अकादमी जो है इसके अध्यक्ष भी बने थे ये। एक स्टार लगा के लिखेंगे कि जो साहित्य अकादमी है, इस साहित्य अकादमी की बात करी जाए, इस साहित्य अकादमी के बने थे अध्यक्ष। अब इसके अध्यक्ष कब बने थे, लगभग तो ये 1998 से माफ़ कीजिएगा, लगभग 2003 तक ये जो थे इसके अध्यक्ष भी रहे थे, साहित्य अकादमी अध्यक्ष। ठीक है, जो आपके यहाँ पे रमाकांत रथ हैं। ठीक है, अच्छा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है, जिसके द्वारा आप देखेंगे कि 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में लिखी गई थी। बाद में उनको 24 भाषाएं हैं आज, जिसमें आप देखेंगे कि 22 भाषाएं तो हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, साथ में इंग्लिश और जो यहाँ पे राजस्थानी है वो भी इसमें शामिल कर ली है, इसलिए 24 भाषाएं इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये है वो हमारे रमाकांत। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर की क्षमता वाला यहाँ पे एक लेपर रडार है, इसको कहाँ पे तैनात किया है। तो 5000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है और ये एक रडार है, वहाँ तक अपनी रेंज रखेगा। 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेपर नाम है। और इस रडार को जो तैनात किया है वो कह रहा है वेयर हैज़ चाइना रिसेंटली डिप्लॉयड, जो है क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड द 5000 या 5000 किलोमीटर रेंज लेपर रडार। इसको कहाँ पे इसने तैनात किया है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में या पाकिस्तान में। अगर इस रडार की मैं बात करूँ, एक रडार है जिसका नाम है लेपर। ठीक है, LAPAR, लेपर रडार है। ये क्या है, पहली बात तो ये है एक रडार। ठीक है, अब देखो ये रडार है, और दूसरी बात है कि इसको बनाया किसने है। ये रडार है किसका, तो ये रडार है आपका चाइना का, रडार हो जाएगा चीन का। अब दूसरी बात, ये रडार तैनात कहाँ कर रहा है चीन, तो इसको जो तैनात कर रहा है म्यांमार जो है, इस म्यांमार में इसको तैनात कर रहा है। अब तीसरी बात यह है कि इसकी जो मैं कहूँ कि भाई इसके जो क्षमता होगी, यानी कि इस जो लेज़र रडार है अगर बात करें, इसकी जो निगरानी रखने की क्षमता है ये कितनी होगी, इसकी निगरानी की जो क्षमता है कि कितनी दूर तक क्षमता रख सकता है, तो जी ये रख सकता है 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक जो है ये रडार अपनी क्षमता रखेगा। ठीक है, अच्छा
अब ये क्षमता रखे, ये जो है निगरानी कहाँ रखेगा, अगर बात करूँ कि ये रडार फिर निगरानी रखेगा कहाँ, तो जो हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में ये रडार जो है अपनी निगरानी रखेगा, है ना। ये चीज़ें हैं कुछ, आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये कहाँ पे तैनात किया जा रहा है, म्यांमार में इसको तैनात किया जा रहा है। देखो ये रडार है जो चाइना ने बनाया है, 5000 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता होगी और इसको म्यांमार में स्थापित करा गया है, ठीक है। चलो म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगी, चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो म्यांमार है, हमारा कंट्री है म्यांमार, और इस म्यांमार की सबसे पहले अगर बात करी जाए कि इसकी राजधानी क्या होगी, है ना, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, नापीता, ठीक है। यहाँ पे नापीता इसकी कैपिटल हो जाएगी। दूसरी चीज़ है इसकी मुद्रा क्या होगी, है ना, इसकी अगर मुद्रा की बात करी जाए तो वो हो जाएगी क्यात, क्या हो जाएगी, क्यात, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यात, इसको काट देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि देखो 10वें रायसीना डायलॉग 2025, इसका मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। यहाँ पे कह रहा है कि हु हैज़ बीन चॉइस एज द चीफ गेस्ट ऑफ द 10th रायसीना डायलॉग 2025। जापान को इसका मुख्य अतिथि चुना गया है रायसीना डायलॉग का, या फिर न्यूजीलैंड को, या फिर इजराइल, या ब्राज़ील को। अगर रायसीना डायलॉग की बात करें, देखो यहाँ पे एक रायसीना डायलॉग है 2025 में सेलिब्रेट किया जा रहा है 2025, ठीक है। ये रायसीना डायलॉग है। सबसे पहली बात तो इसको जो होस्ट कर रहा है ये हुआ कहाँ पर है, इसको जो आयोजित कर रहा है, इसको आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, जो न्यू दिल्ली है, इस न्यू दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि ये इसका कौन सा एडिशन होगा, कौन सा संस्करण होगा इसका, तो ये जो संस्करण होगा इसका 10वां संस्करण है, ठीक है, 10th नंबर का है। तीसरी बात ये है कि ये कब स्टार्ट किया जा रहा है, तो भाई ये स्टार्ट कब हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च को इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है कि इसके चीफ गेस्ट कौन बने हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके चीफ गेस्ट की बात करूँ तो इसके जो चीफ गेस्ट बने हैं, यहाँ पे चीफ गेस्ट ये कौन बने हैं, ये बने हैं आपके क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। अगर बात करें ये बने हैं क्रिस्टोफर्स लक्सन की बात करें तो ये बने हैं। अब एक बात बताओ, क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं, ये कौन है, ये हैं प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं भाई न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड जो है, इस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को क्या बनाया है हमने, अपना चीफ गेस्ट बनाया है। तो कौन सा कंट्री हो जाएगा हमारा चीफ गेस्ट बन के आ रहा है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कौन सा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। इनके प्रधानमंत्री का नाम आप याद रखेंगे। अब एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि जो रायसीना डायलॉग है, तो जो 10वां रायसीना डायलॉग है 2025 का, इसकी थीम क्या रही है ना। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इस डायलॉग की थीम क्या रही है, तो जो कालचक्र, लोग और शांति और ग्रह, ठीक है, इसकी थीम रही है। अगर पूछें तो इसकी थीम रही है कालचक्र, साथ में लोग, साथ में शांति, इसकी थीम रही है, ठीक है। कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह, इसकी थीम रही है। आयोजनकर्ता तो आपको पता ही है कि ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन जो है इसका आयोजन करता रहा है ना। अगर बात कर लें कि इसका आयोजनकर्ता कौन रहा है, अगर यहाँ पे बात करें कि जी इसको आयोजन कौन कर रहा है, तो जो इसका आयोजन करता रहा है, आयोजन कर रहा है, वो ऑब्जर्व रिसर्च जो फाउंडेशन है ये कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व रिसर्च जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, इसका जो है अतिथि रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे जो हैं क्रिस्टोफर लक्सन जो है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो तस्वीर, ये क्रिस्टोफर लक्सन है जो आप देखेंगे न्यूजीलैंड के पीएम हैं, और ये जो है नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे इंडिया के पीएम हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम देखने वाले हैं कल, ठीक है। और
आपके जितने भी कमेंट हैं आप अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन में, अच्छा हाँ, आपने कमेंट करेंगे और आपको ये पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।